जय माता दी। कैसे हो आप लोग सब बेटा? आज आप लोगों का 10th का मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। हम लोग ना एमसीक्यू के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है सेट 1 है और इसका जो कोड है वो 30/4/1 है। तो मैं डिटेल में इसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ और सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे कंप्लीट कर दिए हैं ताकि इस वीडियो को बनाने में कम से कम जो है वो टाइम लगे और आप अपने 20 के 20 एमसीक्यू जो है वो कम से कम चेक कर सके ताकि आपकी जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो सके। चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा था कि अगर x आपके पास ab क्यूब है और y a क्यूब b है तो आपको HCF माइनस LCM बताना था किसके इक्वल है। तो बेटा HCF आपको पता है क्या होता है, जो सबसे लीस्ट कॉमन होगा दोनों में वो आपका HCF होता है। दोनों का HCF AB आ गया। ऐसे LCM होता है क्या होता है बेटा, जो ग्रेटेस्ट दोनों में हो चाहे ना हो पर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो वो आ गया था a क्यूब माइनस b क्यूब। HCF माइनस LCM निकालना था ab माइनस a क्यूब b क्यूब। ab कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं ab होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया a माइनस b a प्लस b और इसको हमने सोल्व किया। हमारे पास जो आंसर आया हुआ है ab 1 माइनस ab 1 प्लस ab, दैट इज द डी ऑप्शन। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 था 1 प्लस रूट 3 की पावर 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 की पावर 2 और हमको ये चार ऑप्शन दे रखे थे, ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ए नेगेटिव इंटीजर एंड सो। तो हमने इसको कैलकुलेट किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी कैलकुलेट किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इसको एडजस्ट कर दिया। हमने इसको -1 को 1 से काट दिया, 3 को 3 से काट दिया। यहाँ पे हमारा पास 3 जो है वो आएगा माइनस का, ये ठीक कर लेना। और इसके बाद मेरे को बचा 2√3 2√3 4√3। देखो यहाँ पे √3 बच गया, यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इरेशनल। तो और आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर हो गया हमारे पास सी ऑप्शन, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अब ये थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जरा बच्चों ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थर्ड और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है ये बच्चों को काफी डिफिकल्ट भी लगा होगा। द वैल्यू ऑफ ए की आप लोगों को वैल्यू निकालनी थी फॉर विच ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। बात को समझो, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है। और ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो सबसे पहले तुम ये लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। देखो 0 के बराबर आ गया। अच्छा एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, हम लोग इस पर रैंडमली चेक कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पहले कैलकुलेट कर लिया था ताकि वीडियो बनाते समय ज्यादा टाइम ना लगे, तो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन लिए अपनी तरफ से। एक मैंने 1/2 लिया, 1/2 के अकॉर्डिंग ये 0 आ गया, लेकिन ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, 1/2 पर ये 0 आ रहा है। अब मुझे देखना है कि क्या इसके जो रूट्स है वो पॉजिटिव है या नहीं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। तो मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा निकाली, फार्मूला होता है -b अपॉन a, -b यानी कि -1 अपॉन a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1/2 ली थी, 1/2। ऐसा करने से वो नेगेटिव आंसर आया मेरा, यानी कि इक्वल तो है 1/2 पर रूट्स नेगेटिव है। अब मैंने लिया चौथा ऑप्शन d इज इक्वल टू -1/2। जब मैंने -1/2 लिया तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास जो है d की वैल्यू 0 आई, ठीक है जी। लेकिन जब मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा निकाला -b अपॉन 2a और देखो मेरे पास क्या आंसर आया, पॉजिटिव, यानी कि इस केस में d 0 आ रहा है, यानी कि इक्वल रूट्स है और जो रूट्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं दोनों के दोनों, यानी कि पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद मेरे पास बेटा पांचवा क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। आपको दे रखा है एक्स एक्सिस से ए पॉइंट का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो फॉलोइंग जो कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। तो सीधा आंसर की बात करेंगे, इसका डी इसका आंसर है, ठीक है भाई। ये देखो ए पॉइंट है मेरे पास 3,1। अगर ये मेरे पास 1,3,1 है तो इसका मतलब इसका जो y का जो डिस्टेंस है कितना है, 1। x से जो इसका डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 1 यूनिट। जब इसमें बोला कि x से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 यूनिट, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका 1 यूनिट है, इसका मतलब ये इसका आंसर है, क्योंकि ये इसका पॉइंट नहीं हो सकता। a से x का डिस्टेंस 3 यूनिट नहीं हो सकता। और ये ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, d। तो ये लिख लेना डी ऑप्शन। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ रेड बॉल्स रखे हैं बैग में, 10 ज्यादा है ब्लैक बॉल से, और अगर प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्राइंग करने की 3/5 है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। तो बेटा ब्लैक बॉल्स को मैंने x एज्यूम कर लिया, रेड बॉल होगी बेटा x + 10 क्योंकि 10 ज्यादा है। अभी टोटल बॉल्स होगी हमारी x और x 2x प्लस में 10
ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला है कि रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी x+10 टोटल रेड बॉल्स है अपन में टोटल बॉल्स कितनी है 2x+10 इज इक्वल टू कितनी है बेटा वो 3/5। इसको मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास x की वैल्यू है 20 का मतलब मेरे पास ब्लैक बॉल आ गई 20, रेड बॉल आ गई 30, 10 ऐड कर दिया तो टोटल बॉल कितनी होगी बेटा 50। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैट, ए ऑप्शन इज राइट यानी कि 50, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ p निकालनी है, ठीक है जी। और आपको कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो मैंने क्या किया देखो बेटा p/12 3/p और p - 3/p और इसको मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास p की वैल्यू होगी +-6। कई बच्चों ने p की वैल्यू +-6 देखते ही ऑप्शन नंबर सी को पुट कर दिया होगा। ऐसा नहीं करना था क्योंकि क्लास में भी बताया गया था आप लोगों को और टीचर्स ने भी बताया होगा, आपके टीचर्स ने जहां पे भी आपने पढ़ाई की होगी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, कि कभी भी ऐसे केस में सेटिस्फेक्शन जरूर देखना होता है कि चीज वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं 6 और -6 दोनों देख रहा हूं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे 6 पुट किया, हर जगह पर जहां पर p है वहां पर 6 पुट किया। ऐसा करने से 1/2 = 1/2 = 1/2 आ गया, यानी कि 6 ने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन मेरा दूसरा आंसर था -6। जब मैंने -6 को पुट किया तो मेरे पास आ रहा है नो सॉल्यूशन, यानी कि -6 इज नॉट द आंसर। ठीक है भाई, तो मेरा आंसर क्या है? बी। मेरा आंसर क्या है बच्चों? बी। ठीक है भाई, यानी कि 6 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा हमारे पास। हमें 2 ट्रायंगल दे रखे थे और हमें बताया था कि एंगल सी की वैल्यू निकालो। एंगल सी यहां पे कंसिस्ट कर रहा है। आपको सिर्फ ये देखना था कि एंगल सी कौन से प्रोपोर्शन के बीच में आ रहा है। एंगल सी आ रहा है 3√3 और 6 के बीच में। तो यहां पर 3√3 और 6 के प्रोपोर्शन के बीच में कौन सा एंगल है? 3 का डबल किया 6√3, 6 का डबल किया 12, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 40। तो इसका आंसर था 40 डिग्री। अच्छा 40 डिग्री मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया था क्योंकि वहां पे 80 और 60 आपको दे रखा था। तो इसका आंसर है 40। 40 का मतलब हुआ इसका डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। tan 2a = 3 tan a। tan 2a = 3 tan a इज ट्रू। कहां पर ट्रू है? एंगल ए के लिए आपको ये बताना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो वैसे तो बच्चों आपको पता ही है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है 10th क्लास में वो 0 से लेकर 90 तक पढ़ी है। तो आप खुद सोचो, अगर आप a की वैल्यू 90 पुट करते हो तो आपके पास tan 180, इसका तो कोई आंसर ही नहीं है आपके पास क्योंकि तो 11th क्लास का टॉपिक है। ऐसे आप 60 पुट करते तो 120 आएगा, ऐसे आप 45 करते तो 90 आएगा और tan 90 का था नॉट डिफाइंड। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम अपने आप को श्योरिटी के लिए कि 30 इसका आंसर है, 30 पुट कर दो एक ही जगह, tan 60 हो गया। tan 60 में √3 होती है, यहाँ पे एक ही जगह 30 पुट किया, 3 tan 30, 3 × tan 30, tan 30 था 1/√3। इसको √3 को मैंने √3 लिख दिया, √3 से √3 कट गया, यानी कि √3 = √3, यानी कि a की वैल्यू 30 के लिए बिल्कुल राइट है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। 9 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है which of the following statement is true। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं बहुत सिंपल शब्दों में इसका आंसर दे देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था इसके अंदर। देखो साइन की टेबल, sin 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। साइन हमेशा इंक्रीज होता है, तो कैसे sin 20 बड़ा हो सकता है sin 70 से? इसी प्रकार से बेटा tan की जो टेबल है उसमें tan 20 tan 70 से ऑब्वियसली बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इंक्रीज होता रहता है। तो tan 20 tan 70 से बड़ा नहीं हो सकता। सी ऑप्शन द राइट आंसर। वो कह रहा है cos 20 cos 70 से बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 में कितनी होती है 0, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो cos 20 ऑटोमेटिकली क्या होगा? cos 70 से बड़ा होगा। तो 9 का जो आंसर है वो है बेटा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा था आपका। कह रहा है कि एक लॉन्ग रोप जो कि 30 मीटर की, उसको टाइटली स्ट्रेच किया हुआ एक पोल के साथ जो एंगल बन रहा है, ग्राउंड के साथ जो रोप का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। तो ये फिगर बना के मैंने यहाँ पर, ये बेटा आपके पास रोप है 30 मीटर की जो अटैच की हुई है, आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो मैंने क्या किया बेटा, कॉम्बिनेशन लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, जो कि होता है sin 60 डिग्री। आपको एंगल दे रखा है, तो h/30 = √3/2 sin 60 की वैल्यू सोल्व किया मैंने, h = 15√3 और इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। बेटा वीडियो छोटी सी बने ताकि तुम्हें फटाफट अपने आंसर्स मिल जाएं, इसलिए इसको मैं बहुत फास्ट, इसको सॉल्यूशन मैंने कर रखा है तो इसलिए बहुत फास्ट करा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 11 था, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, ये बहुत ध्यान से देखना है बेटा आपने।
देखो 11 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है बेटा 100। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है 100। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है बेटा वो 100 कैसे है बस मैं आपको समझाता हूँ। उसने बोला टॉप फेस से जिसका क्यूब का जो आपके पास जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर की है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटे हमने, रेडियस 0.35 की। बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये टॉप फेस है, अगर इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर की है और अगर मैं 0.35 का हेमिस्फेयर में से कट कर रहा हूं, नीचे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे भी 7 होगा। उसने बोला अपर फेस से ही हमने इसको एक तरीके से डिप्रेशन निकाले हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर 0.35 का रेडियस है तो एक का डायमीटर कितना हुआ ऊपर से 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर मैं इसकी लेंथ लेकर चलूं तो मेरे पास एक तरीके से 10 हेमिस्फेरिकल काटे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। और बेटा ऐसे ही बेटा 10 यहां से निकाले जा सकते हैं, खुद सोचिए आप लोग। गॉट इट? 10 यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी तो आपके पास 7 है। 10 यहां से निकल गए, ऐसे 10 यहां से निकल गए, तो एक तरह से 10 और 10 कितना हो गया बेटा 100, यानी कि 100 निकाल सकता हूं मैं। तो बी इज द राइट आंसर बेटा। थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन के लिए जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली पता है क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास आती है उससे ऊपर वाली जितनी भी चीज होती है उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रही है बेटा। मोड की वैल्यू निकालनी थी आपको, मीन और मीडियन दे रखा था बेटा। मीन और मीडियन दे रखा था। मीन आपको 10 दे रखा था, मीडियन आपको 11 दे रखा था। फॉर्मूला लगाना था मैं इंपेरिकल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 into 11 माइनस 2 into 10। ध्यान रखना, आपको मीन पहले दे रखा है और मीडियन बाद में कैलकुलेट किया। 13 सी इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन वेरी इजी था बेटा। आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा था जिसके अंदर आप लोगों को रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल निकालने के लिए बोली थी। आप सबको पता है बेटा, ये जो टेंजेंट लाइन होती है भाग सर्कल की टेंजेंट लाइन है, 90 डिग्री होगी क्योंकि ये आपके पास परपेंडिकुलर डाला है, या ऐसे बोलते हैं उसको एवरी रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने यहाँ पे पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया और OA की वैल्यू निकाली, जो कि OA जो हमारे पास रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है, जो कि हमारी √2r आ गई। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 था। 15 क्वेश्चन बेटा समझने वाला क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने NCERT के अंदर सर्कल चैप्टर में किया था। ए पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, जिस भी पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल होता है वो बन जाता है रोम्बस। क्या बन जाता है? रोम्बस। और रोम्बस की सारी साइड क्या होती है? बराबर। इसने बोला था कि इसकी जो साइड है एक वो 5 है, तो ये अपोजिट साइड 5 ऑटोमेटिकली हो गई क्योंकि ये रोम्बस बन गया, तो सारी साइड कितनी होगी 5। तो ऑटोमेटिकली उसने पूछा है द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि चारों साइड का सम 5 5 5 5 यानी कि कितना आ गया 20। ए इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन था बेटा। E और F पॉइंट है साइड AB और AC के ऊपर ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC के ऊपर E और F पॉइंट है, AB के ऊपर E, F के ऊपर F जो है AC के ऊपर है, और रेशियो देखिए बेटा 1/2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा रेशियो ट्रू है। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो है वो AE/EB है। तो अगर AE की वैल्यू 1 है और EB की वैल्यू 2 है, इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले देखो मैंने इसको सिमिलर कर लिया, AEF और ABC को मैंने सिमिलर कर दिया। सिमिलर आपको पता ही है बेटा, एंगल सिमिलरिटी लगा दी मैंने, क्योंकि दोनों की रेशियो 1/2 है, तो ऑब्वियसली पता दोनों लाइन पैरेलल हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल ये हमका कॉमन हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो रेशियो बनी यहाँ पे बनी AE/AB, तो AE/AB इज इक्वल टू EF/BC। तो AE/AB की रेशियो तो हमारे पास 1:3 हुई ना। अगर हम इसको टोटल कर लें AB की रेशियो के लिए, तो मैंने इसे कैलकुलेट किया तो BC बन जाए BC 3EF, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर px ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 है, देखो बेटा जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने आंसर्स आते हैं, उसके उतने ही आंसर्स आते हैं। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो उसके 3 आंसर्स आएंगे x के। लेकिन वो x के आंसर बेटा सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। मान लो आंसर आ जाए एग्जांपल के लिए 5 5 5, ऐसे सकता है 2 5 आ जाए, 1 3 आ जाए, पर ऐसे भी हो सकते हैं 2 3 और 7। तो इसका मतलब कह रहा है डी ऑप्शन इज राइट। P हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। P के पास 3 जीरोस हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं।
जरूरी नहीं वो सेम ही हो, वो अलग भी हो सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था बेटा, एक पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाइस को अपने एक तरीके से थ्रो किया। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर अपीयरिंग द टॉप फेस एट मोस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा 10 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 आना चाहिए। आपसे ये पूछा गया बेटा, इज इट क्लियर? नोट दोबारा बोलो, ज्यादा से ज्यादा 10 आना चाहिए। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा 10 आने के लिए मैंने क्या किया, ज्यादा से 10 आना चाहिए। तो एक मिनट, आप 11 और 12 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया था यहाँ पर। 11 की प्रोबेबिलिटी है 5 6 6 5। इज इट क्लियर? ये 11 की प्रोबेबिलिटी हो गई। और 12 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं बेटा, 12 की प्रोबेबिलिटी 6,6। इज इट क्लियर? तो तीन केस ऐसे बने, तीन केस ऐसे बने जहां पर 10 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये तीन केस माइनस कर दो 36 में से, तो हमारे पास आ गया 33 केसेस। 33 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 आ रहे हैं, यानी कि 1 भी 2 भी आ सकता है, सॉरी 3 भी आ सकता है, 4 भी सम। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ रहा है बेटा 33 आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टोटल आएगा वो 10 तक आ सकता है। एट मोस्ट 10 का मतलब 10 आए या 10 से कम आए, इसलिए मैंने 11 और 12 वाले माइनस कर दिए। तो 33 बाय 36, 33 बाय 36, 3 से काटा मैंने 11 और यह काटा 12, 11 बाय 12, डी इज द राइट आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे आ रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड था। कह रहा है 4 की पावर n, n विद द डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। सही है या गलत? बिल्कुल गलत है बेटा। 4 की पावर n यानी कि 4 की पावर 1 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 कितना आ रहा है 16, 4 की पावर 3 कितना आ रहा है 64, 4 की पावर कितना 256। देखो एक पैटर्न बन रहा है बेटा, पहले में यूनिट प्लेस 4 होता है, दूसरे में 6, फिर 4, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या कभी 0 आएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपका असर्शन है वो है फॉल्स। अब बात करते हैं रीजन की। कह रहा है फॉर अ नंबर x having 2 and 5 its prime factor x की पावर n always n with the digit 0 for every natural number n। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने कि जिसके पीछे लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा 100% उसके पास 2 और 5 कॉमन फैक्टर होंगे ही होंगे, चाहे आप चेक करके देख लो। तो इसका आंसर है बेटा हमारे पास रीजन हो गया ट्रू, तो डी इज द राइट ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अभी क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है अभी, तो दो पैरेलल जो टेंजेंट्स हैं, बहुत ध्यान सुनना बेटा, जो दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं डायमीटर के ऊपर हमेशा पैरेलल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ रीजन दे रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज हॉरिजॉन्टल। ये भी ठीक है। एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी है बेटा कि लेंथ जो टेंजेंट्स की होती है एक्सियल पॉइंट से हमेशा क्या होती है? इक्वल। तो ये भी ट्रू है, लेकिन इसका क्या इससे कोई रिलेशन है? क्या कोई इसमें एक्सटीरियर पॉइंट डाला हमने? नहीं डाला, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन का राइट आंसर नहीं है। तो बी ऑप्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने सेट नंबर 1 के 20 के 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए। सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है भाई, 634/1 ये जो मेरे पास स्कोर था, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के अलग हैं। अगर आप उन 2-3 क्वेश्चन के भी आंसर पता करना चाहते हो कि मेरे सेट 2 था या मेरा सेट 3 था, तो मेरे कौन से जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, मुझे उसके भी आंसर्स मालूम पड़ जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको कल आफ्टरनून तक उससे पहले आंसर्स मिल जाएंगे आपको। आप चाहें तो अपना फोन नंबर भी छोड़ सकते हैं, आपको उस फोन नंबर पर आपको जो है एक व्हाट्सएप के थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पास कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, एडिशनल या आईटी या एआई, उनके पेपर खत्म हो चुके हैं। ऑल दी बेस्ट, आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, और जिनका पेपर है वो होली के बाद उनका पेपर है और अपनी प्रिपरेशन को करो। आज का दिन एंजॉय करो, कल से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। मैं जीतू सर, थैंक यू सो मच। ये 20 क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। मेरे अकॉर्डिंगली ये 20 के 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक तरीके से सोल्व किए हुए हैं, फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।